Hello everyone, I am back with another video and today's topic is बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर वीडियो बनाइए, तो ये रहा वीडियो। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आखिर होती क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से ये है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी में हमने पढ़ा था कि क्या बन रही थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रही थी। ये क्या है? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। अब आखिरकार बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या क्या बताया और किसके बारे में बताया? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दी थी वो दी थी हिटलर और लंदन ने 1927 में। उसके बाद 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने इसका कुछ मॉडिफिकेशन किया, यानी कि जो हिटलर और लंदन ने कहा था इस थ्योरी के बारे में, वीबीटी के बारे में, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने किया था। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है कोवेलेंट बॉन्ड से। बॉन्ड कई तरह के होते हैं, हमने पढ़े हैं। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, बहुत सारे तरीके के बॉन्ड होते हैं। लेकिन ये थ्योरी हमें बताएगी कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अच्छा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो जनरली किसके बीच बनता है? नॉन मेटल्स के बीच बनता है। और किससे बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हिटलर और लंदन ने कहा कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। ओवरलैप को हम बिल्कुल सिंपल हिंदी में कहें तो एक ऑर्बिटल का दूसरी ऑर्बिटल पर चढ़ना। ठीक है, तो जैसे दो एटम के बीच अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो होता क्या है कि दोनों एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगी, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि एक पूरा मॉलिक्यूल बनता है। अब इसकी खास बात क्या थी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसी क्या खासियत थी? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक कंडीशन रखी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। स्पिन से मतलब क्या है? जैसे अगर एक ऑर्बिटल में, यानी कि एक एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है तो दूसरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। तो इसमें क्या कहना चाहा? मतलब इसमें कंडीशन क्या थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत आसानी से समझ आएगा कि ऐसा क्यों कहा। जो मेन रीजन है वो ये है कि जब दो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टी डायरेक्शन में होते हैं तो उनमें रिपल्शन कम होता है, यानी कि उनमें प्रतिकर्षण कम होता है। और अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि पैरेलल में होते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें बढ़ जाता है रिपल्शन। क्या बढ़ता है? रिपल्शन। अच्छा, ऐसे समझो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अट्रैक्शन है उससे एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि जो एंटी पैरेलल है उसमें रिपल्शन बहुत कम होगा, यानी कि अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर रिपल्शन होता है तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी, यानी कि जो स्थिरता है मॉलिक्यूल की, वो कम हो जाएगी। इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पैरेलल होने चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तब उनमें ओवरलैपिंग
नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हम मेन फीचर्स डिस्कस कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, तो सबसे पहला वही है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी ओवरलैपिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। फिर तीसरा दिया है कि जितने कोवेलेंस बॉन्ड बनते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जितने भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके बराबर होंगे कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या। कहने का मतलब है, जैसे समझो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब इस p ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, है ना। तो जो नाइट्रोजन होता है वो कितने बॉन्ड बना पाता है, 3 बॉन्ड बना पाता है। जैसे हमने सबसे कॉमन एग्जाम्पल पढ़ा है N2 मॉलिक्यूल का, यानी कि नाइट्रोजन गैस का, तो इसमें भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। या हमने पढ़ा है अमोनिया का एग्जाम्पल, यानी कि NH3, तो इसमें भी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं उतने ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद लिखा है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जोड़े में है, ऑलरेडी युग्मित है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो ऑलरेडी पेयर्ड है उनकी एनर्जी पहले ही कम होगी, तो वो स्टेबल होंगे, तो वो पार्ट नहीं लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के बराबर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे NCl3 है और NCl5 है, इसी तरीके से PCl3 है और PCl5 है, तो NCl3 तो बन सकता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि देखो PCl3 भी बन रहा है, PCl5 भी बन रहा है, NCl3 भी बन रहा है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों, तो देखो इसका रीजन क्या होता है। जैसे नाइट्रोजन का हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर 7 है ना, इसमें कितने हैं, 2p3 है लास्ट में। इसी तरीके से जब हम फास्फोरस का देखेंगे तो फास्फोरस का होता है 15, तो इसमें क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, यानी कि फिर से 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट होंगे। अब होता क्या है, जब हम NCl3 बनाया तो इन तीन ऑर्बिटल में आगे 3 Cl के मॉलिक्यूल एटम लग गए, है ना। और ऐसे ही जब PCl3 बनाया तो इन 3 इलेक्ट्रॉन से Cl के एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना के 3 Cl लग गए। अब PCl5 कैसे बन रहा है और NCl5 क्यों नहीं बन रहा है, देखो होता क्या है, हमने पढ़ा है कि जो 2 ऑर्बिटल होती है, यानी कि सेकंड सबशेल होती है, उसमें कितनी ऑर्बिटल होती है, S और P केवल, है ना। और जो थर्ड होती है उसमें क्या होता है, S भी होती है, P भी होती है और D भी होती है। तो होगा क्या कि ये जो 3s2 और 3p3 है इसके बाद 3d भी प्रेजेंट होगी, और कैसी होगी, खाली होगी। देखो यहाँ बना देती हूँ मैं, तो कैसी प्रेजेंट होगी, खाली प्रेजेंट होगी। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारे S के 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर D में चला जाएगा। देखो मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे अगर पहले कंडीशन थी 3s2 3p3, ठीक है, इसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें थे 3 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि इसका जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक उठकर चला जाएगा इसमें, उससे क्या हुआ, उससे इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, P में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारी D थी उसमें भी आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5, यानी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो फास्फोरस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, इसलिए PCl5
बन जाता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में जो आखिरी शेल आ रही है वो कौन से नंबर की आ रही है? दूसरे नंबर की आ रही है, और दूसरे में D नहीं होती है। तो जब यहाँ पर 2D होगी ही नहीं, तो ये S वाला इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा। तो जब ये जंप ही नहीं कर पाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? केवल 3। इसलिए NCl3 तो बन जाता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। तो ये था हमारा बैलेंस बॉन्ड का एक फीचर। उसके बाद जितनी ज्यादा, ये वाला पोस्टुलेट, उसके बाद जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी ज्यादा एक दूसरे पर चढ़ सकती होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ। फिर आता है कि जो ओवरलैपिंग से पेयरिंग होती है उससे क्या होता है, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है तब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो आखिर होता क्या है? तो जब हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं उससे एक एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज हुई उसका मतलब क्या है? एनर्जी निकल गई, और एनर्जी निकल गई तो क्या हुआ? स्टेबिलिटी आई। हर चीज तब स्टेबल होती है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज तब स्टेबल होती है जब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। फिर दिया है कि जो हमारा डायरेक्शनल नेचर होता है p और d ऑर्बिटल का, वो किस तरीके से होता है। अच्छा, ये जो मैं बोल रही थी कि पॉलिंग और स्लेटर ने 1931 में कुछ इम्प्रूव किया था इस थ्योरी को, वो यही किया था कि जो हमारा हिटलर और लंदन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता रहे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, तो पॉलिंग और स्लेटर ने बस यही बताया था कि किस तरीके से जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनका डायरेक्शनल नेचर इसमें काम आता है। डायरेक्शनल नेचर से मतलब है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, एस ऑर्बिटल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, पूरी की पूरी स्फेरिकल है, पूरी की पूरी आयताकार स्फेरिकल है। लेकिन P और D में हमने क्या पढ़ा था कि P की PX होती है, PY होती है, PZ होती है। ऐसे D वाले में भी XYZ के हिसाब से ऑर्बिटल होती है, यानी कि इसमें क्या आ गया? डायरेक्शन आ गई कि X डायरेक्शन में है, Y में है, Z में है। तो जैसे ही डायरेक्शन आ जाती है उसी चीज को हम कह देते हैं उस ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर। तो जो हमारी S ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जो हमारी P और D ऑर्बिटल है वो कैसी होती है? डायरेक्शनल होती हैं। तो होता क्या है कि बॉन्ड उस ही डायरेक्शन में बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। P और D ऑर्बिटल जो डायरेक्शनल नेचर की होती हैं उनमें बॉन्ड उसी डायरेक्शन में बनेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा। फिर लास्ट बताया है कि जो हमारा ओवरलैप है उसके एक्सटेंट को हम मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं। कैसे? S इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन A साइन B डॉट dr। अब इसमें S क्या बता रहा है? S हमें ये बता रहा है कि कितना ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि इंटीग्रल फॉर ओवरलैपिंग। ये जो हमारा साइन A और साइन B है ये बता रहा है कि A एटम और B एटम का जो वेव फंक्शन है वो क्या है, और dr हमें बता रही है दोनों एटम के बीच की दूरी। तो जब इस S की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब होता है अट्रैक्शन, जब नेगेटिव होती है तब होता है रिपल्शन, और जब 0 होती है S की वैल्यू तो A और B एटम के बीच किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जब अट्रैक्शन होगा तब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन फीचर्स कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या बताया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये है कि जो हम कह रहे थे कि अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए, उससे क्या होगा? जो एनर्जी है वो कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। और जब पैरेलल होंगे यानी कि सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन
क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी। असल में होता क्या है, यानी कि ये जो एनर्जी है वो कम कैसे हो रही है वो देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल हमने लिया H2 मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल सबसे छोटा मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, ये एटम है एक H का, ये एटम है एक H का। अब इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हम जो कह रहे हैं कि एंटी पैरेलल स्पिन में जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम, डिक्रीज। और उससे क्या आती है? हमारी स्टेबिलिटी आती है। तो ये किस तरीके से हो रहा है? अब देखो कोई भी एटम है, उसमें बीच में क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, है ना, और उसके चारों तरफ होंगे और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है कि इस एटम और इस एटम, जब ये दोनों एटम पास आते हैं तो जो एक का न्यूक्लियस है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन है उनमें होता है अट्रैक्शन, है ना। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो एक एटम के न्यूक्लियस में और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन में होता है अट्रैक्शन। तो पहला क्या हो रहा है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। इसी तरीके से दूसरे के न्यूक्लियस और पहले के इलेक्ट्रॉन में भी अट्रैक्शन हो रहा होगा, है ना। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों के ही इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करें, रिपल्शन क्रिएट करें। तो इलेक्ट्रॉन इसका भी और इलेक्ट्रॉन इसका भी आपस में क्या करें, रिपल्शन करें। तो ये दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो ये अट्रैक्शन का फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, ये ज्यादा होता है किससे, रिपल्शन से। और अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी कम हो जाती है। इसे आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे लड़ाई ले लो और प्यार ले लो। प्यार में क्या होता है, एक स्टेबिलिटी होती है ना, मतलब एनर्जी हमारी कम होती है। लेकिन जो रिपल्शन होता है, जो लड़ाई होती है, उसमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो उसमें एनर्जी बढ़ती है। इस तरीके से समझ सकते हो कि रिपल्शन में एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जब अट्रैक्शन होता है तो उसमें एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम होगी तो क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और स्टेबिलिटी आएगी तो मतलब मॉलिक्यूल बनेगा। तो जब ये अट्रैक्शन होता है तो उससे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड बनता है। और यही हमें ये थ्योरी बताती है। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इस थ्योरी की कुछ कमियां थी, लिमिटेशन थी। वो क्या थी कि जैसे हमने एमओटी में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, इन रियल O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन बीवीटी के हिसाब से ये है डायामैग्नेटिक। तो ये इसकी एक कमी थी, क्योंकि O2 तो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन बीवीटी के हिसाब से ये डायामैग्नेटिक है। दूसरी कमी इसकी ये थी कि इसने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया और किसी बॉन्ड के बारे में नहीं बताया, जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो इसने केवल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, जिसमें दोनों एटम बराबर की साझेदारी कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ये थ्योरी नहीं बता पाई। तो ये थी पूरी हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।